नमस्कार, आप देख रहे हैं बेबाक बहस। हम हैं अंशुमान त्रिपाठी। एक राष्ट्र एक चुनाव एक मूल्य, यानी एक राष्ट्र में हर एक नागरिक के मत का समान मूल्य। एक राष्ट्र एक चुनाव की अवधारणा पर चर्चा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल एक सर्वदलीय बैठक बुलाई है। हालांकि बैठक में महात्मा गांधी की 150वीं जयंती समारोह की तैयारियों समेत दूसरे कई मुद्दों पर चर्चा होने के आसार हैं। लेकिन पिछले 5 साल से एक राष्ट्र एक चुनाव का मुद्दा जोर शोर से उछाला जा रहा है। इसके मायने हैं कि देश में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक ही बार में साथ साथ कराए जाए। क्या ऐसा संभव है? और अगर संभव है तो क्या ये संविधान सम्मत है? और अगर संविधान सम्मत है भी तो इसकी क्या जरूरत है? इसी पर आधारित है आज हमारी बेबाक बहस। एक राष्ट्र एक चुनाव की जरूरत को रेखांकित करने के लिए दलील दी जा रही है कि खर्चीले चुनाव, समय की बर्बादी, सरकारी मशीनरी का फंसे रहना, आचार संहिता की वजह से विकास की गति में अड़चनों का आना। वहीं विरोध करने वालों का पहला आरोप है कि यह संघवाद के खिलाफ है, तो कुछ लोग इसे अव्यावहारिक भी बता रहे हैं। कुछ लोगों को इसमें विधानसभाओं के चुनावों को प्रभावित करने की साजिश नजर आ रही, तो कुछ इसे क्षेत्रीय दलों को खत्म करने के षड्यंत्र के रूप में भी देख रहे हैं। बेबाक बहस में आगे बढ़ने से पहले देखते हैं एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर एक विशेष रिपोर्ट। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं भारतीय लोकतंत्र के बारे में कितना भी कहा जाए कम है। संविधान ने व्यवस्था दी है कि सत्ता किसी एक संस्था, व्यक्ति या दल के पास केंद्रित ना हो। संघवाद इसकी मिसाल है, जिसमें राज्य मिलकर संघ बनाते हैं, लेकिन राज्य संघ के अधीन नहीं है। दोनों की सूचियां भी अलग अलग, तो समवर्ती सूची भी है। बहरहाल लोकसभा और विधानसभा चुनाव सन 67 में साथ साथ भले ही किए गए थे, लेकिन सरकारों का भविष्य सियासी पार्टियां ही तय करती रही। धीरे धीरे दोनों अलग अलग रास्ते चल पड़े। यही पहली दलील भी है कि तब हो सकते थे तो अब क्यों नहीं, क्योंकि विपक्ष को मोदी जी की लोकप्रिय छवि से डर लगता है। संभव है कि दलील सही भी हो, लेकिन क्या लोकसभा चुनाव आने पर किसी राज्य के बचे हुए कार्यकाल को खत्म कर चुनाव में भेजना सही और न्यायोचित होगा? क्या ये फैसला संविधान सम्मत होगा? जिस संविधान में राज्य केंद्र के अधीन न होकर संघ का निर्माण करने वाली शक्ति है। बहरहाल और भी कई पेचीदा सी दलीलें हैं आईन को लेकर, लेकिन सबसे बड़ी दलील तो खर्चे की दी जा रही है। महंगे हुए चुनाव का हव्वा खड़ा किया जा रहा है। 2009 में प्रति मतदाता 12 रुपए का खर्च आया था, तो 2019 में 72 रुपए प्रति मतदाता, यानी 5,000 करोड़ के आसपास चुनाव आयोग को व्यय करना पड़ा। लेकिन देश के आम बजट के 10 लाख करोड़ से ज्यादा की राशि के मुकाबिल ये बहुत कुछ नहीं है, खासकर जब 17वीं लोकसभा के लिए बकौल प्रधानमंत्री सर्वाधिक वोटिंग हुई हो। ज्यादा खर्च मतदाता जागरूकता पर ही करना पड़ा होगा, जो उचित भी है। याद रहे, इस महात्योहार एक भी वोटर छूटे ना। लेकिन असली सवाल तो यह है कि चुनाव खर्चीले बना कौन रहा है? क्यों नहीं राज्य की फंडिंग से चुनाव लड़े जाते हैं? यहाँ पारदर्शिता और ईमानदारी दिखाने के बजाय एक राष्ट्र एक चुनाव के असली मकसद को लेकर सवाल खड़े होते हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि 2019 के चुनाव के पहले सहमति बनाने की कोशिश क्यों नहीं की गई? अब सहमति बनने पर 2024 से पहले लागू होने की संभावना भी नहीं। यहाँ संघवाद की दलील को और ध्यान से देखें तो केंद्र और राज्य में चुनाव अलग अलग मुद्दों पर लड़े जाते हैं। ये जरूरी नहीं कि मतदाता केंद्र और राज्य में एक ही दल को वोट देना पसंद करता हो। ऐसे में एक ही समय में प्रचार से दोनों चुनावों के मुद्दे गड्ढमड्ढ होने का खतरा भी है। साथ ही पैसा फेंक कर प्रचार करने वाली पार्टी राज्य और केंद्र दोनों जगह चुनाव प्रभावित करने का प्रयास कर सकती है। विपक्ष इसे ही बीजेपी की असली चाल मान रहा है। सत्ता की लगाम और पूंजीपतियों से दाम लेकर पार्टी विपक्ष का काम तमाम करना चाहती है।
वहीं साल भर कहीं न कहीं चुनाव चलने से विकास की गति रुकने की दलील देखी जाए तो आचार संहिता में दीर्घकालिक योजनाओं पर कोई रोक नहीं है और किसी आपात स्थिति में तो चुनाव आयोग से अनुमति लेकर फैसले और काम किए जाते रहे हैं। तो ये दलील भी बेहद असरदार नजर नहीं आती। एक राष्ट्र एक चुनाव के पक्ष में ये भी कहा जाता है कि जाति और धर्म को लेकर देश में सांप्रदायिक या जातिवादी गोलबंदी चुनाव के चक्कर में पूरे साल चलती रहती है, क्योंकि देश के किसी न किसी कोने में चुनाव तो होता ही रहता है। कट्टरपंथ और जातिवाद की रोकथाम के नाम पर अच्छी खासी दलील है, लेकिन सच तो यह है कि गौरक्षा के नाम पर, गौ मांस के नाम पर तो दलितों की पिटाई से लेकर मुसलमान और दलितों पर अत्याचार ने तो कभी चुनाव का मुंह नहीं देखा और साल भर में जब मन आया सताया गया। जो मुस्लिम लीग भारत के मजे की बात तो यह है कि यहाँ ये बात नहीं होती कि जाति और धर्म के नाम पर चुनाव होते ही क्यों हैं, और अगर जबरदस्ती जहर बोया गया है तो चुनाव आयोग जैसे नख दंत विहीन आयोग की जरूरत ही क्या है। बहरहाल तैयारी रखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने इस मुद्दे को छेड़ा है तो वो छोड़ेंगे नहीं। गृह मंत्री अमित शाह ने भी विधि आयोग को पत्र लिखकर विचार करने को कहा है। तो आप समझ सकते हैं कि मामले की अहमियत क्या है। फिर भी इतना जरूर है कि इस मामले पर राष्ट्रीय स्तर पर बहस की जरूरत है। अंशुमान त्रिपाठी, सूर्य समाचार। तो बेबाक बहस में हमारे साथ वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक कुमार अमिताभ जी हैं, जिनसे हम चर्चा करके जानेंगे कि ये अचानक इतनी जरूरत क्यों आन पड़ी एक राष्ट्र एक चुनाव की, जबकि हम लोगों को तो अपेक्षा थी कि एक राष्ट्र एक चुनाव 2019 के पहले इम्प्लीमेंट करने के, यानी उसको अमल में लाने का प्रयास किया जाएगा। वहीं लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं पूर्व IAS श्री SK द्विवेदी जी, कैप्टन SK द्विवेदी जी। तो उनसे भी हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर के क्या समस्याएं, किस तरीके की समस्याएं प्रशासनिक जो चुनाव आयोग बीच में जिनका उल्लेख कर चुका है और स्पष्ट रूप से कह चुका था कि 11 राज्यों में चुनाव कराने के लिए हमारे पास पर्याप्त मशीनरी नहीं है, EVM नहीं है और अभी हम 8 से ज़्यादा राज्यों में चुनाव नहीं करा सकते। तो खैर, इस पर चर्चा से पहले मैं अमिताभ जी से पूछ लूँ। अमिताभ जी, अब जब 2019 का चुनाव मिल गया और इतना बड़ा जनादेश मिल गया, तो ये किस चीज़ की तैयारी है? ये बड़ा आशंकित करने वाली है और ये आशंका विपक्ष की जो है वो निर्मूल भी नहीं नजर आती। नहीं, आशंका जैसी कोई बात नहीं है इसमें, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा पिछले दिनों को देखेंगे तो मोदी जी पहले भी इस राय पर लोगों की राय बनाने की कोशिश कर रहे थे कि चुनाव एक साथ होने चाहिए, और उनको ऐसा लगता है जिस तेज़ी से वो काम करना चाहते हैं उस तेज़ी से वो काम नहीं कर पा रहे हैं। बार बार इलेक्शंस आने की वजह से जगह जगह बाधाएं पड़ती हैं। तो अगर एक साथ इलेक्शन होता है तो उन्हें आसानी होगी, देश को आसानी होगी, खर्च बचेगा। बहुत सारे अच्छे तर्क इसके पक्ष में हैं, कुछ एक विपक्ष में भी तर्क हैं। लोगों को ऐसा लगता है कि इससे किसी एक पार्टी का बिल्कुल शिकंजा सा कसने लगेगा देश के ऊपर। हालांकि ऐसी कोई बहुत गुंजाइश नहीं लगती है, और ऐसा भी नहीं है कि कोई नया विचार है। इनफैक्ट जब शुरुआत हुई थी देश में, जब चुनाव होने शुरू हुए थे 1952 से लेकर 67 तक, जहाँ तक मुझे ध्यान आता है, सारे राज्यों में और लोकसभा के चुनाव और विधानसभा के चुनाव एक साथ हुआ करते थे। उसके बाद जो कुछ विघ्न और विरोध के स्वर उठने लगे, इस बीच में केंद्र सरकार ने कुछ राज्यों की विधानसभाएं भंग करनी शुरू की, तो उस पर क्या हुआ कि उनको दोबारा इलेक्शंस कराने पड़े। क्योंकि मुश्किल हमारी यहाँ पे ये है कि हमारा संविधान इस संबंध में कुछ कह नहीं रहा है, कोई विशेष राय नहीं है इस पर, ना कोई अनुच्छेद है, ना कोई धारा है, कोई बात है नहीं। इसको अगर करना है तो सबकी राय के साथ मुझे लगता है कि संविधान में कुछ संशोधन करने पड़ेंगे, और भी बहुत कुछ करने की जरूरत है। बड़े संशोधन करने पड़ेंगे, दल विधेयक से लेकर के तमाम कई कानूनों में परिवर्तन करना पड़ेगा। मैं यहाँ पर हमारे साथ कैप्टन SK द्विवेदी जी हैं। द्विवेदी जी, यहाँ पर मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, जैसा पिछले दिनों चुनाव आयोग ने कहा कि भाई इतने राज्यों में चुनाव कराने के लिए हमारे पास पर्याप्त मशीनरी नहीं है और ये संभव भी नहीं है,
क्या आपको लगता है उसके बावजूद ये जो प्रयास चल रहे हैं, तो इन प्रयासों के कोई मायने हैं या किस तरीके से इसको अमल में लाया जाएगा? देखें जैसा कि अभी बताया संविधान देवी ने कि ये परंपरा पुरानी है। जब देश आजाद हुआ था और 1952 से लेके 1967 तक लगातार केंद्र और राज्यों के चुनाव एक साथ हुए। इसके पश्चात कुछ राज्यों में ऐसा हुआ कि मेजॉरिटी किसी दल विशेष की नहीं आ पाई और वहां पर मध्यावधि चुनाव के लिए जाना पड़ा। मध्यावधि चुनाव की जब ये परिकल्पना हुई तब जाके राज्यों का और केंद्र का जो पहले एक साथ चुनाव हुआ करता था वो परिवर्तित हुआ, वो चेंज हुआ। जैसा कि कहा गया है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट अगर देखें, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के अंतर्गत इस प्रकार का कोई प्राविधान कंपल्सरी नहीं है जी कि राज्य और केंद्र के चुनाव एक साथ हों। अभी जो चुनाव हुए 2019 में आपने देखा कि राज्य और केंद्र दोनों के मुद्दे अलग अलग थे। जी केंद्र में किसी दल विशेष को वोट मिले तो राज्यों में अन्य दलों को वोट मिले, तो ये कह पाना बड़ा मुश्किल है। दूसरा, जहां तक चुनाव आयोग के तैयारियों का प्रश्न है, निश्चित रूप से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स पर्याप्त नहीं है आज की तारीख में इतनी बड़ी जनसंख्या वाले राष्ट्र के एक साथ चुनाव करा लेने के लिए। इसके अलावा चुनाव में केवल ईवीएम्स का या वीवीपैट की आवश्यकता नहीं होती है, उसके साथ जो मैन पावर लगता है उसको भी देखना पड़ेगा। हम लोगों ने बहुत सारे चुनाव कराए हैं, चाहे वो बैलेट पेपर से हुए हों, चाहे बाद में ईवीएम से हुए हों। ये दिक्कतें आती हैं कि मैन मैनेजमेंट स्वयं में एक बहुत बड़ा मुद्दा है और अक्सर आप देखेंगे कि मैन मैनेजमेंट के साथ साथ जो उससे एलाइड सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे ट्रांसपोर्ट है, सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, इनका डिप्लॉयमेंट है, पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, इनका डिप्लॉयमेंट है। इतनी बड़ी तादाद में पूरे देश में एक साथ चुनाव कराने के लिए हमको पर्याप्त मशीनरी की आवश्यकता होगी, जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो कदाचित पूर्ण नहीं है। अब आगे क्या होता है इसके लिए तैयारियां करनी पड़ेंगी और ये मान के चलें कि इसकी तैयारी में 5 से 10 वर्षों तक का समय कम से कम लग सकता है, जब इलेक्शन कमीशन ये कहे कि हम साथ तैयार हैं, दोनों चुनाव एक साथ करा लेंगे। इसके अलावा आप देखेंगे जैसा कि बात अभी उन्होंने की कि दल बदल अधिनियम है या अन्य प्राविधान है, उनमें संशोधन लाना पड़ेगा और जब तक आप संशोधन नहीं लाएंगे दोनों चुनाव राष्ट्र के हित में एक साथ करा पाना अभी मुश्किल दिखाई देता है। जी जी नहीं, मैं द्विवेदी जी आपसे सहमत हूं। आपने एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया जो अमिताभ जी से मैं इस पर और चर्चा करना चाहूँगा, विमर्श करना चाहूँगा। अमिताभ जी, जैसा द्विवेदी जी ने कहा कि दोनों राज्य और केंद्र के मुद्दे अलग होते हैं और मुद्दों का अलग होना, दोनों जगह पे अलग अलग तरह की सरकारें होना, कुछ राजनीतिक पार्टियां, कुछ राजनीतिक दल क्षेत्रीय स्तर पर अच्छा काम करते हैं, क्षेत्रीय आकांक्षाओं के प्रतीक होते हैं और क्षेत्रीय जनता का उनमें विश्वास होता है ना। तो ये अब लगातार आप देख ही सकते हैं, तेलंगाना देख रहे हैं, वाईएसआर कांग्रेस देख रहे हैं, तमाम उदाहरण आपके सामने। तो क्या ऐसे में जब एक ही समय पे चुनाव होंगे तो क्या मुद्दे गड्ढमड्ढ नहीं हो जाएंगे और इसको लेके एक भ्रम की स्थिति मतदाता के ऊपर नहीं परिलक्षित होगी? बहुत जायज़ प्रश्न है और आशंकाएं इस तरह की हो सकती हैं, लेकिन अभी आप एकदम तात्कालिक उदाहरण लीजिए कि अभी लोकसभा चुनाव के साथ में आंध्र प्रदेश में जैसे चुनाव हुए और ऐसा नहीं हुआ कि जो केंद्र सरकार में सत्ता थी वही सत्ता वहाँ पे आई। आमतौर पे लोग अच्छी तरह समझते हैं, आप इस बात को आप महसूस कीजिए कि एक्सेप्ट लोकसभा इलेक्शंस जब पूरे देश में हो रहे हों, अगर जो पूरक चुनाव होते हैं बीच में किसी कोई नहीं रहा या उपचुनाव जिसके कहते हैं जी, तो उस दौरान आप देखिएगा कि स्थानीय मुद्दे ज़्यादा प्रभावी हो जाते हैं और लोग जब चुन रहे होते हैं सत्ता देश की और राज्य की, तो वो बिल्कुल अलग अलग देख पाते हैं। उन्हें मालूम है कि हमारा मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए और प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए, हमारे किस काम के लिए कौन व्यक्ति सही होगा, ये वो समझते हैं।
यह जरूर है कि हमें लोगों को और ज़्यादा जागरूक करना पड़ेगा, उन्हें समझाना पड़ेगा, उनको दोनों के बीच का अंतर बहुत स्पष्ट करना पड़ेगा, क्योंकि एक बड़ा तबका जरूर ऐसा है जो कई बार फ़र्क नहीं कर पाता। इनफैक्ट इलेक्शंस जब होते हैं तो वो दोनों को अलग अलग तो समझता है, लेकिन बहुत सारी बारीकियों में वो नहीं जाता। कई बार आप देखते होंगे कि हमारे जो पत्रकार भाई ही कई बार इंटरव्यू वगैरह करते हैं कि टीचर्स तक फ़र्क नहीं कर पाते कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री में क्या अंतर है, ऐसी बातें भी आती हैं। तो उस लिहाज से ये जो इलेक्शंस अगर एक साथ होते हैं तो बड़े पैमाने पे जागरूकता लाई जाने की ज़रूरत है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी होगा कि जागरूकता लाई जाए। राज्य और देश के बीच का जो फ़र्क है, दोनों के अधिकारों के, दोनों के कार्यों का जो फ़र्क है, इसके बारे में लोगों को भरपूर तरीके से जागरूक और समझ उनके अंदर पैदा की जाए। ये एक ज़रूरी कदम होगा अगर हम एक साथ इलेक्शंस की तरफ बढ़ते हैं। और इस तरह का कोई खतरा नहीं है कि एक ही पार्टी जो है सब जगह काबिज हो जाएगी, ऐसा कुछ भी मुझे नहीं दिखता है। दूसरी दूसरी बात, जैसे मैं बता रहा हूँ, मशीनरी को लेकर हम चिंतित हैं। आप हमेशा जान लीजिए कि इसका जवाब अब हमें परिमाण के बजाय टेक्नोलॉजी से इन चीज़ों को काबू में करना है। आप ऐसा मत समझिए कि आपके पास मशीनरी कम है या छोटी पड़ जाएगी। पूरे देश में जब आप इलेक्शन कराते हैं तो हर जगह पर्याप्त संख्या में सुरक्षा बल आपको लगाना ही होता है, स्टाफ लगाना ही होता है। उतने ही हिस्से में आप अगर स्टेट इलेक्शंस कराते हैं तो थोड़ा बहुत अंतर पड़ता है। लेकिन अगर आपने टेक्नोलॉजी का प्रॉपर इस्तेमाल किया, आजकल बहुत तरह के ऐप डेवलप हो रहे हैं, बहुत सारे तरह के सॉफ्टवेयर डेवलप हो रहे हैं। अगर हम उनका पर्याप्त इस्तेमाल सही ढंग से करें, हम इसमें सजेशन दे सकते हैं, अभी चूँकि लंबा हो जाएगा और टेक्नोलॉजी पे बात चली जाएगी। हम एक एक व्यक्ति को मशीनरी से जोड़ सकते हैं। आपके पास आधार है और आपके पास चुनाव आयोग की जो निर्वाचक जो मतदाता हैं उनकी भी सूची है। दोनों को अगर आप कनेक्ट करते हैं, इसके अलावा मोबाइल फ़ोन है। मुझे लगता है कि मोबाइल फ़ोन के साथ अगर हमने कनेक्ट कर दिया तो 70-80% हिस्सा जो इलेक्शंस का है वो बहुत ईजी हो जाएगा। बहुत ज़्यादा साधन संसाधनों को जोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लोग कहीं से भी कभी भी, हालांकि वो अपने घर से वोट ना करे, लेकिन ऐसे केंद्र बनाए जाए जहां वो आते ही उसका मोबाइल कनेक्ट हो जाता है उसके आधार नंबर से, और वो अपने मत वहां पे वहीं पे अपने मोबाइल से ही देकर चला जाए। अमिताभ भाई आपकी इस दलील पर, आपके इस तर्क पर एक मुस्कुराहट आप देख रहे होंगे मेरे चेहरे पर। जब इस देश में ईवीएम पर भरोसा नहीं होता, खुद नितिन गडकरी ईवीएम पे चर्चा करने के लिए सोनिया गांधी के पास पिछले यूपीए 2 के कार्यकाल में जाते हैं और इस मुद्दे पर चर्चा करते हैं। बाद में वही सोनिया गांधी जी की कांग्रेस पार्टी उसी ईवीएम पे संदेह पैदा करती। तो क्या आपको लगता है कि तकनीक हैक करने का जो ज़माना है आजकल, हैकिंग, साइबर क्राइम, तो इन तकनीक पर बहुत भरोसा हो पाएगा? दरअसल लोकतंत्र से ही आस्था लोगों की डिग रही है। मुझे बहुत आश्चर्य होता है, ऐसा कोई भी व्यक्ति जो इस तरह की बातें करता है वो बैलगाड़ी से नहीं आता बताने के लिए, ना बहस करने के लिए आता है, ना वो गांव के चौपाल पे बैठ कर डिस्कशन कर रहा होता है, वो कैमरे के सामने कर रहा होता है, बढ़िया गाड़ियों से आता है, हवाई जहाज़ से चलता है। जब तकनीकी आधुनिक होती जा रही है तो हम उसका इस्तेमाल बढ़ाते जा रहे हैं और उसी के अनुकूल सुरक्षा के साधन बढ़ाते जा रहे हैं। हम हर जमाने में खतरा होता था। बैलेट के समय में तो पूरे का पूरा डब्बा लूट जाता था। हाँ, उस समय ज़्यादा आसान होता था, लोगों को घुसने नहीं दिया जाता था। अब तो इतना कंफर्टेबल है, लोग आसानी से अपनी बात कह पा रहे हैं, अपनी जगह पे पहुंच पा रहे हैं। तो देखिए, तकनीकी को कोई मजाक उड़ाना चाहे, राजनीतिक उद्देश्य से वो अगर उसकी आलोचना कर रहा है, तो ये सब बहुत माइनर बातें हैं। हमें इस पे ध्यान इसलिए नहीं देना है कि हमको मालूम है कि दुनिया आगे ही बढ़ रही है, करेक्शंस हो रहे हैं। अमिताभ जी अब है ना, हम अब थोड़ा सा मुद्दे पर आएंगे, थोड़ा उसकी संवैधानिकता पे भी चर्चा करेंगे, क्योंकि अभी तक तो हम उसके संसाधनों पर और इससे समय बचेगा, खर्च बचेगा, भ्रष्टाचार रुकेगा, इस तरीके के बड़े प्यारे प्यारे से नारे, जो मन भावन टाइप के, लुभावन टाइप के नारों की बात कर रहे थे। अब हमारे साथ हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता दीपक तंवर जी भी हैं। तो चूंकि प्रशासन की तरफ से एक प्रतिनिधि है तो हमारी शंकाएं कुलबुला रही हैं और बाहर आने के लिए आतुर हैं। तो ऐसे में दीपक भाई से पूछता हूं, दीपक भाई, ये संघवाद पर चोट क्यों हो रही है? क्यों क्षेत्रीय दलों की भी जान लेने पे तुले हुए हैं आप एक राष्ट्र एक चुनाव की बात करके? देखिए, हम लोग
हमेशा राष्ट्र के हित की बात करने वाली पार्टी है। राष्ट्र तो ठीक है, क्षेत्रीय दलों का क्यों हित सोच रहे हैं आप? नहीं, हम क्षेत्रीय दलों का नहीं अधिक सोच रहे सर, हम राष्ट्र की सोच रहे हैं कि इस राष्ट्र का कैसे लाभ हो, इस राष्ट्र को कैसे फायदा हो। अमिताभ भाई ने बहुत अच्छी बात कही, अभी हमारे वरिष्ठ हैं, बड़े भाई हैं, बहुत सालों से देखते आ रहे हैं इनको, बहुत कुछ सीखते हैं, बहुत अच्छी बात कही। ये जो बैलेट पेपर की बात करते हैं, ये आते क्या बड़ी बड़ी गाड़ियों में आते हैं, इनके पास मोबाइल फ़ोन होते हैं, सब स्मार्टफोन होते हैं, मोबाइलों पे ये सब चीज़ें डिस्कस करते हैं। लेकिन जहाँ अब देश दुनिया इतनी आगे बढ़ रही है, वहाँ पे जब ईवीएम की बात आती है, इनको सबको एकदम से इनको वो झटका लगने लगता है। तो आप अपने जीवीएल नरसिम्हा राव के बारे में क्या कहेंगे? उन्होंने तो पूरी किताब ही लिखी थी इस पर संदेह व्यक्त करते हुए। वो भी तो बड़ी गाड़ी से आते हैं, वो भी तो बड़े सेफोलॉजिस्ट रहे हैं, बड़े विश्लेषक रहे हैं। उनके विश्लेषण को आप आज नकारें क्योंकि आप बड़े भाई, आप हमारे वरिष्ठ सीनियर पत्रकार हैं, आपको कई वर्षों से हम लोग देखते आ रहे हैं। होता है कि जीवीएल भाई की वो पर्सनल बुक है। अब जब आदमी बुक लिखता है तो अपने पर्सनल चीजें उसमें डालता है, तो हम उस पर चर्चा नहीं करेंगे। वो अपने नरसिम्हा भाई की वो पर्सनल, उनकी अपनी एक सोच होगी, वो एक पार्टी की सोच नहीं है। देखिए अभी आप ये देखिए, पिछले 6-7 महीने पहले जब इलेक्शन थे, राजस्थान थे, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तो हमने खूब कहा था कि एक साथ वन नेशन वन इलेक्शन, जो आप बात कर रहे हो, हमने खूब उसका सपोर्ट किया। लेकिन क्या और पार्टियों को क्या लगता, अरे भारतीय जनता पार्टी का इसमें क्या लाभ है? भारतीय जनता पार्टी का इतना ही लाभ है उसके अंदर कि देश का लाभ होना बहुत जरूरी है, देश का फायदा होना बहुत जरूरी है। और आज अमिताभ भाई की बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। आज वो फिर देश को पीछे ले जाने की बात करते कि बैलेट पेपर से ये होंगे। अरे पूरी दुनिया जिस ईवीएम को सम्मानित तो नजर से देखती है, उसको ये एकदम से ये एक्चुअली अब बात क्या है, दीपक भाई जीत जाते हैं तो वो ईवीएम अच्छी है, और हार गए तो वो ईवीएम खराब है। ठीक है आपका कहना दीपक भाई, ठीक है। अब चूंकि वैज्ञानिक यंत्र है, इसलिए उसको तर्क से न देखा जाए, आस्था और विश्वास से देखा जाए तो वो भी उपयुक्त नहीं होगा। मेरे साथ यहाँ पे वरिष्ठ पत्रकार आरबी उपाध्याय जी जुड़े। मैं इसके संवैधानिक पक्ष की जो चर्चा कर रहा था, उपाध्याय जी, मामला गंभीर है। मामला एक बात बहुत स्पष्ट समझिए कि हमारे संघवाद में स्पष्ट रूप से व्यवस्था दी गई है, हमारे संविधान में, कि राज्य केंद्र के अधीन नहीं है, संघ के अधीन नहीं है। राज्य ही केंद्र को शक्ति देते हैं और संघ का निर्माण करते हैं। ऐसी स्थिति में मान लीजिए किसी लोकसभा का कार्यकाल पूरा हो रहा है और पिछली विधानसभा का कार्यकाल में भी 2 वर्ष बाकी है, तो ऐसे में वहाँ की सरकारों की बलि देना, वहाँ की राजनीतिक पार्टियों की अपेक्षाओं आकांक्षाओं के बलि देना, वहाँ की जनता की आकांक्षाओं के विपरीत जाके राष्ट्र हित के नाम पर ना, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर आप बड़े स्तर पर प्रचार कर सकते हैं, आप 70,000 करोड़ लगा सकते हैं, और वो वहाँ पे 5,000 करोड़ रुपए लगा रहे हैं। वो भी फ्री में चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, गांधीवादी तरीके से नहीं लड़ रहे हैं, जैसा वाईएसआर कांग्रेस की जीत से साबित है। भी अमिताभ भाई ने जब कहा था कि ये सब जो चुनाव हुए दोनों जगह परिणाम अलग अलग हुए। उपाध्याय जी, ये पूछना चाह रहा हूँ, क्या ये संविधान सम्मत है? क्या आपको लगता है ये संविधान सम्मत है? देखिए, संविधान सम्मत क्या है क्या नहीं है, अब मैं इस पर नहीं जाऊंगा, क्योंकि जो संविधान की व्याख्याएं हैं बड़ी क्लियर हैं। और जब संविधान की संरचना की गई थी तो बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखा गया था कि भी कहीं कोई डिक्टेटर ना हो जाए, कहीं अभी राज्यों की अपेक्षा ना हो जाए, सारे स्तंभ एक दूसरे को संतुलन, कहीं ना कहीं संतुलन बनाने की कोशिश की गई थी। लेकिन विगत में देखा जा रहा है जिस तरह से भी दुरुपयोग हो रहा है संविधान का और संवैधानिक संस्थाओं का, वो बड़ा निंदनीय और चिंतनीय विषय है। देखिए, आप एक राष्ट्र एक चुनाव की बात करते हैं, अभी 2019 का इलेक्शन देखिए, एक दिन में क्यों नहीं हुआ? इतना लंबा पीरियड आप देखेंगे कि भी इलेक्शन में लगा, तो आप कैसे ये कह सकते हैं? और देखिए, एक चीज़ और है, सिक्के का दूसरा पहलू ये है कि कहीं ना कहीं जो सरकार है उन पर एक दबाव बना रहता है, केंद्र सरकार के ऊपर एक दबाव रहता है कि भी राज्य के इलेक्शन आ रहे हैं तो वो निरंकुश नहीं हो पाती,
चाहे वो महंगाई का हो, चाहे वो शिक्षा का हो, स्वास्थ्य का हो, रोजगार का हो, जो बेसिक मुद्दे हैं। मतलब आपका कहना है कि अगर 5 साल में एक बार हुए तो निरंकुशता आ जाएगी। वो कहेंगे 5 साल इलेक्शन तो लड़ना ही नहीं है, जितना पैसा बढ़ाना है उतना पैसा बढ़ा दो, जो करना है वो कर लो। तो कहीं ना कहीं वो अंकुश का काम करता है। देखिए, संविधान की संरचना संविधान विशेषज्ञों ने जब की थी तो बहुत सारी चीज़ों को बहुत बारीकी से सोचा गया था कि अगर ऐसा होता है तो ऐसा होगा, इस परिस्थिति में उसका परिणाम क्या होगा, और अगर ऐसी परिस्थिति आती है तो उसका निराकरण क्या होगा। इन सब चीज़ों को कहीं ना कहीं देखा गया था। आज जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं या जो भी राजनीतिक लोग हैं, वो संविधान को, संवैधानिक संस्थाओं को अपने अपने तरीके से परिभाषित करते हैं। आज जो सत्ता में है कल विपक्ष में होगा, कल जो विपक्ष में है आज सत्ता में होगा। ये समय परिवर्तनशील है। हमेशा एक व्यक्ति की सरकार न रही, न एक पार्टी की सरकार रही और न रहेगी। देखिए, जनता की अदालत है, वो सर्वोच्च अदालत है, उसका फैसला मैं उस पर बिल्कुल कोई वो नहीं करूँगा, लेकिन हम सब लोगों को उसका सम्मान करना चाहिए। हम सब लोगों को जनता की जो भावनाएं हैं, जो अपेक्षाएं हैं, उनका ध्यान रखना। उपाध्याय जी, इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं पूर्व IAS कैप्टन SK द्विवेदी जी। उनसे भी हम एक वरिष्ठ अनुभवी नौकरशाह के क्या समझ है, क्या सोच है राजनीति को लेकर, इस पर भी चर्चा करेंगे, न सिर्फ प्रशासनिक मसलों को लेकर। लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो बेबाक बहस में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं एक राष्ट्र एक चुनाव के मुद्दे को लेकर, जो देश में एक नए सिरे से एक शुरुआत हो रही है, एक बातचीत की शुरुआत, एक पहल करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है, जिसमें अन्य विषयों के साथ प्रमुखता से इस पर चर्चा होनी है। लेकिन एक राष्ट्र एक चुनाव के मायने क्या है? इसके मायने बहुत स्पष्ट हैं। विधानसभाओं और आम चुनाव दोनों को एक साथ ही के समय पे कराया जाए ताकि समय की बचत हो। जो महंगा चुनाव जिस तरीके से महंगे हो रहे हैं उस पर रोकथाम हो सके और सुरक्षा बलों का भी सही ढंग से इस्तेमाल हो सके। लेकिन सबसे बड़ी समस्या है कि इतने बड़े देश में एक साथ चुनाव करवा पाना बहुत असंभव सा नज़र आता है। जैसा ये भी हमारे साथ पूर्व IAS कैप्टन SK द्विवेदी जी ने कहा कि इसके लिए कम से कम 5 से 10 वर्ष तैयारी की चाहिए। तो ये स्थितियां हैं, इसको लेकर हमने चर्चा भी की। RB उपाध्याय जी हैं, RB उपाध्याय जी ने इसको लेकर बहुत स्पष्ट कहा कि चुनाव से एक खतरा बना रहता और निरंकुशता पर रोक लगती, जो लोकतंत्र के लिए बेहतर है। वही अमिताभ जी तकनीक के प्रयोग को लेकर के अपनी बात रख रहे हैं कि इस तरीके से समय की बचत, विकास को गति देने के लिए आवश्यक है। तो हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते, लेकिन मेरा जो सवाल था, मैं फिर से एक बार कैप्टन साहब से पूछूंगा। कैप्टन साहब, मैं अभी फेडरल स्ट्रक्चर को लेके बात करूंगा। मैं वही बात करूंगा फिर से कि राज्यों की स्वायत्तता जब कंकरेंट लिस्ट अलग है और स्टेट लिस्ट अलग है, पूरा स्पष्ट रूप से है कि संघ और राज्य के रिश्ते रहेंगे, दोनों में बराबरी के रिश्ते रहेंगे, तो कहीं उसमें संघ के दबाव स्थापित करने में तो कामयाब नहीं होगा इस तरीके से, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से। अंशुमान जी, आपका प्रश्न बड़ा वाजिब है। और जहां तक मैं समझता हूं कि केंद्र और राज्यों के चुनाव एक साथ कराने में बहुत सारी तकनीकी अड़चनें भी हैं। सबसे पहले आपको दल बदल अधिनियम देखना पड़ेगा, जो बीच में लोग चेंज कर लेते हैं अपने दल को, 2/3 मत से जाके दूसरी पार्टी में मर्ज कर जाते हैं, जैसा कि आपने देखा है, तमाम उदाहरण है उसके। ऐसी स्थिति में क्या होगा ये अभी तय नहीं है। दूसरा ये है कि संविधानविद अभी बात कर रहे थे और राजनीतिक विश्लेषक से असाफ भी कह रहे थे, प्रशासनिक रूप से आप देखें तो इतनी बड़ी जनसंख्या का ये राष्ट्र है, यहाँ पर चुनाव एक साथ हुए हैं, 67 तक एक साथ हुए हैं, जब हमारी आबादी बहुत ज्यादा नहीं थी। अब तो हम बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। और जहां तक प्रश्न है, एक साथ चुनाव कराए जाने के फायदे भी बहुत हैं। सबसे बड़ी चीज जो है, हमारी इकोनॉमी में सेविंग होगी, जिसका प्रयोग हम विकास के लिए कर सकते हैं, विकास के कार्यों में उस धनराशि का उपयोग कर सकते हैं। दूसरा ये है कि जो मैन आवर्स होते हैं
आदमी अब देखिएगा कि एक माहौल सा बना रहता है, एक चुनाव समाप्त नहीं हुआ कि दूसरे चुनाव की तैयारी शुरू हो जाती है और एक लगातार ये कार्य चलता रहता है। और ऐसी स्थिति में सरकारी कार्य, विकास के कार्य, इंफ्रास्ट्रक्चर के कार्य, उन पर बड़ा प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा कि राष्ट्र के हित में क्या है। जैसा कि अभी उपाध्याय जी बता रहे थे, मैं उनसे पूर्णतया सहमत हूं कि राष्ट्र के हित में ये आवश्यक है कि इस बात पर विचार कर लिया जाए कि केंद्र की अपनी क्या रणनीति होती है और राज्यों का उसमें अपना क्या कंट्रीब्यूशन होता है। स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट की जैसी बात आपने अंशुमन जी ने की, राज्यों के लिए स्वायत्तता भी आवश्यक है। हम फ्यूडल सिस्टम की तरफ न जाएं तो बेहतर होगा। अब रीजनल पार्टीज जो राज्यों में प्रभावी हैं, केंद्र में सत्ता के लिए अन्य बड़े दल लगे हुए हैं, उनमें आपस में भी एक स्थिति ऐसी बनती है कि टकराव सा आता है। ऐसी स्थिति में क्या किया जाएगा, क्या मोडस ऑपरेंडाई होगी, कैसे उसको निपटेंगे, ये भी चुनाव आयोग को सोचना पड़ेगा। द्विवेदी जी, इसी पर हम चर्चा करते हैं। हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ दीपक तंवर जी हैं। दीपक भाई, देखिए पूरा स्टूडियो बहुत प्रसन्नता व्यक्त कर रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की इस पहल को लेकर के, और सभी उसमें सकारात्मक नजरिए से देख रहे हैं। लेकिन पत्रकार होने के नाते प्रश्न करना मेरा धर्म है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि सकारात्मक तभी तक है जब तक राज्यों के प्रति आपका सकारात्मक और सदाशय रवैया होता है। जिस अभी आपने पिछले 2 वर्षों में अरुणाचल और उत्तराखंड में जो करके दिखाया है, और दोनों बार सुप्रीम कोर्ट में जो डांट खाई है, जो फटकार खाई, जो अपमानित हुए, जो आपके शुचिता के नारे पे दाग लगा है, उसके बाद क्या ऐसे में उम्मीद करें कि आप बहुत सदाशयता के साथ ये एक राष्ट्र एक चुनाव की बात कर रहे हैं? आप कैसे विश्वास दिलाएंगे कि आप राज्यों के हित के लिए और देश में समय खर्च बचाने के लिए, सुरक्षा बलों के सही इस्तेमाल के लिए, सरकारी मशीनरी की और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए और विकास को गति देने के लिए काम कर रहे हैं? कि इसकी आड़ में कहीं क्रोनी कैपिटलिज्म तो नहीं आप दोबारा से इसमें इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं? उसका लाभ तो नहीं लेना चाहते हैं? या आवारा पूंजी की ताकत के बल पर पूरे देश पर काबिज होने की कोशिश तो नहीं है? बहुत अच्छी बात की अंशुमन भाई आपने। आप हाँ, हम इसके आड़ में लाभ लेना चाहते हैं, मैं साफ कर, लेकिन लाभ किसके लिए लेना चाहते हैं? लाभ देश की जनता के लिए लेना चाहते हैं। देखिए, आज अभी 6 महीने पहले 4-5 स्टेटों में इलेक्शन थे, उसके बाद लोकसभा का इलेक्शन, अब फिर 3 स्टेटों में इलेक्शन। अंशुमन भाई, हम लोगों के यहाँ, हमारे देश के जो प्रधानमंत्री, हम लोगों को बहुत हर्ष होना चाहिए, हमें खुशी होनी चाहिए। एक दूरदृष्टि सोच वाला व्यक्ति, ऐसे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस समय हैं, जो आज 2019 में रहते हुए भी 2029-30 तक की सोच रहे हैं। यही तो समस्या है। इतना पैसा, समस्या यही है। अच्छे काम के लिए तो कहीं एक राष्ट्र एक चुनाव के बाद नहीं हो रही है। अंशुमन भाई, अच्छे काम के लिए क्या होता है, समस्या जरूर पैदा होती है। आप कोई भी अच्छा काम कर लीजिए, उसमें समस्या पैदा करने वाले जरूर आ जाएंगे। देखिए, देश के प्रधानमंत्री जी की बहुत बहुत उच्च कोटि की सोच के साथ वो चल रहे हैं। आज जिस तरीके से इकोनॉमी हमारी चरमरा रही है, अभी 5 साल में नरेंद्र मोदी जी ने अभी संभाला है, एक नया संभाला है। अभी देखिए जो हालत कर दी है, अंशुमन भाई, आज चुनाव के बोझ से हमारा देश का हर व्यक्ति दबता चला जा रहा है। तो ऐसे में अगर 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात हो रही है, किसको आपत्ति होनी चाहिए? चलिए, बहुत अच्छी बात कही। मुझे दीपक भाई, मैं आपसे सहमत हूं, उनको कोई आपत्ति नहीं है। दीपक भाई, मैं आपसे सहमत हूं। आप कहना चाह रहे हैं कि चुनावी खर्च को बचाने के लिए, जी बिल्कुल, बिल्कुल सही। मैं इसी को लेकर के अमिताभ जी के पास जाता हूं, क्योंकि अमिताभ जी इस समय बहुत सदाशय होकर के और जननायक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ निहार रहे हैं। लेकिन मैं उनसे यही सवाल रखना चाहूंगा कि पिछले दिनों जिस तरीके के आंकड़े आए चुनावी खर्च के, जिसमें बहुत स्पष्ट था, और अमिताभ जी शायद इसको नकारेंगे नहीं, स्वीकार भी करेंगे, और ये बिल्कुल स्पष्ट आंकड़ों से था कि 80% से 90% से ज़्यादा
चंदा बीजेपी को मिल रहा था, और ऐसी पार्टी जिसको कुल चंदे का 90% तक मिल रहा है और जिस पर यह आरोप भी लग रहा हो कि 70 लाख करोड़ रुपए इस चुनाव में खर्च किए गए हैं, तो मतलब स्पष्ट मैं आंकड़ा भूल रहा हूँ, 60,000 करोड़, हाँ जी, तो खर्च के। ऐसे में कहीं पूरी चुनाव प्रक्रिया में आवारा पूंजी के बड़े स्तर के इस्तेमाल का खतरा क्या आपको नहीं नजर आता है? हमेशा विश्वास के आधार पर, जबकि हमारे सामने उदाहरण है कि इतना लंबा चौड़ा खर्च हुआ है, उस खर्च पे रोक के बजाय हम एक राष्ट्र और एक चुनाव की बात कर रहे हैं, जिससे राज्यों की अपनी अस्मिता पर खतरा और क्षेत्रीय दलों की अस्मिता पर खतरा बढ़ रहा है। हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं कि हम अपने चुनावी खर्च में सदाचार लाए, शुचिता लाए और उस कम खर्च में संयम से चुनाव लड़े राज्य के फंड से। ये ज्यादा बेहतर उपकरण होगा कि एक राष्ट्र एक चुनाव की बात करना होगा? अमिताभ भाई स्पष्ट बात बताएं, आप तो गांधीवादी हैं, मितव्ययिता की बात कीजिए। इस दृष्टि से अगर देखें तो जो आवारा पूंजी की बात है ना, आवारा पूंजी के ऊपर बड़ा तगड़ा शिकंजा जो है पिछले 5 सालों में कसने के प्रयास किए गए हैं, और बाजार की जो स्थिति है वो विपक्ष के आवारा पूंजी पर या आप नहीं, पूरे देश पूंजी देश में एक ही होती है। आप उसको जब आवारा कब कहते हैं? जब उसका हिसाब किताब मिलना बंद हो जाता है, कैश पैसा घूमने लगता है, उस पर बड़ा कठोर नियंत्रण हुआ है। नहीं, आपको मैं बताऊं, कहां से खर्च कर रहा है एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट? मुझे बात पूरी कर लेने दीजिए सर, मैं आपको मैं बता दूं, क्योंकि अभी वो हिस्से बचे हुए हैं। अभी ऐसा नहीं कि सारा कुछ खत्म ही हो गया है। नोटबंदी भी हुई थी, तो हम सब जानते हैं कि बैंक और खास करके सहकारी बैंक वगैरह बहुत सारे ट्रस्टों, अब आपको क्या बताऊं, मैं महाराष्ट्र से शुरू करूं या गुजरात से? जी, अब आप बताइए। उन सब की वजह से जो जिस तरह के नोटबंदी में जो और कार्य ये सोचे गए थे वो पूरे नहीं हुए, लेकिन अब उसमें एक अंकुश लग गया है। आज आप व्यापारियों से बात कीजिए, स्पष्ट पता चल जाता है। व्यापारियों की स्थिति ये है कि अब जो वो कहते थे ना कि 50% दे रहे हैं, 40% दे रहे हैं, 30% दे रहे हैं, अब उन्होंने हाथ जोड़ना शुरू कर दिया है और व्यापार छोड़ देते हैं वो, जैसे ही कोई इस तरह की मांग रखता है। तो पूंजी के आवारा होने के ऊपर तो काफ़ी हद तक अंकुश लग गया है, और अब ये दिखेगा। इसलिए भी दिखेगा कि अब जैसे जीएसटी जो है, एक जीएसटी लगने का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या हुआ है, बहुत से लोग अभी नहीं समझ रहे हैं। उसका फ़ायदा ये हुआ है कि अब व्यापारी अपना व्यापार छुपा ही नहीं पाएंगे, क्योंकि वो जहाँ से माल खरीद रहे हैं उस व्यापारी की बाध्यता है कि जिसको उसने माल बेचा है उसका हिसाब दे दे। तो जो खरीद रहा है वो भले हिसाब ना दे, लेकिन अगले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, 2 सालों के अंदर उन सारे व्यापारियों पे जो अभी बगैर जीएसटी, बगैर बिल का माल इधर उधर करने की कोशिश कर रहे हैं, वो सब पकड़ जाएंगे। बहुत तगड़ी व्यवस्था है। अमिताभ जी, आप वास्तव में बहुत आदर्शवादी और सदाशय व्यक्ति हैं। नहीं, मैं आपको बता रहा हूं, मैं स्थितियां देख रहा हूं ना। आप देखिए, लोगों ने कितनी शिकायतें की कि भैया बाजार मंदा पड़ गया है। बाजार मंदा पड़ा है, लेकिन आप समझने की कोशिश कीजिए, मंदा केवल इस वजह से पड़ा है कि वो कागज पर काम करना नहीं चाहते। हमारी ऐसी चोरी करने की आदत पड़ गई है। बड़े बड़े जो यहाँ पे होलसेल मार्केट हैं, आप चांदनी चौक, सदर बाजार, इन सब, गांधीनगर, इन सब में आप जाइए, अगर आप देखें, मैं अपने ऐसे मित्रों को जानता हूं जिनका व्यापार, इंडस्ट्रियलिस्ट की बात, अब व्यापारी को तो छोड़ दूं, जिसको 10-20 करोड़ का काम कर रहा है और वो 40-50 लाख या 20 लाख से ज़्यादा का एनुअल टर्नओवर दिखाता ही नहीं है। 500 करोड़ के व्यापारी हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, और उनका आपको बता दूं मैं, टर्नओवर वो 10 से 12 करोड़ दिखाया करते थे, और एक ही बार में अब वो रास्ते पे आ गए हैं। 20-20, 28-28, 40-40 अकाउंट लोगों ने खोल रखे थे। मैं आपको बता दूं, आपसे असहमत होने के लिए मैं आपकी सहमति चाहता हूं। 40-40 अकाउंट लोगों ने बंद किए और अब एक अकाउंट पे आ गए हैं। तो आवारा पूंजी पे कंट्रोल। उपाध्याय जी हमारे साथ हैं। उपाध्याय जी, मुझे मेरा तो अनुभव ये है, मुझे बात पूरी करने दीजिए, इलेक्शन का असर पड़ा है। मैं सर 2 मिनट, उपाध्याय जी पहले, इनके बाद आप उपाध्याय सर को, फिर उसके बाद पूरा समय मिलेगा। जी बिल्कुल, 2 मिनट। तो आवारा पूंजी पे कंट्रोल बहुत अब संभव हो गया है, इसलिए ऐसा मत समझिए। और दूसरी बात की, मतलब आपका कहना है कि क्रोनी कैपिटलिज्म खत्म होने के कगार पे है, बहुत और ये बहुत बढ़िया एक समाजवादी कदम ये उठाया जा रहा है। और ये आरोप कि जो केंद्र में अभी पार्टी उसको सबसे ज्यादा धन मिल रहा है, तो हमेशा जो सत्ता में होता है उसको धन मिलता है 95%, लेकिन इन सब के बावजूद नहीं, 95% नहीं है। उस दृष्टि से आप देखेंगे तो और भी जो दल हैं अभी स्टेट में, मेरे ख्याल से बसपा को सबसे ज़्यादा धनी पार्टी कहा गया था इसमें, वो अभी उस पर हम नहीं जा रहे हैं। लेकिन जो व्यवस्था होगी ना, एक देश एक चुनाव,
इसके पहले हमें बहुत सारी तैयारियां करनी पड़ेंगी, जिसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा कि ऐसी स्थितियों में जब किसी राज्य में भंग होती है विधानसभा, तो उसके लिए हमें कुछ कानूनी प्रावधान बनाने पड़ेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है। उसके अलावा उन लोगों के लिए जिनका पहले कार्यकाल खत्म हो रहा है या आगे तक कार्यकाल है, उनको कैसे राजी किया जाए, क्या वैधानिक व्यवस्था उनके लिए किया जाए, ये सारा कुछ संविधान में परिवर्तन लाना पड़ेगा। उसके बाद आप इस दिशा में सोच सकते हैं, अदरवाइज ये बहुत मुश्किल है, इसको इतना आसानी से लागू नहीं किया जा सकता। और उसमें राजनीतिक दलों को समर्थन में लेना सबसे इम्पोर्टेंट है, जो कि एक दुरूह कार्य अभी दिख रहा है। उपाध्याय जी, आप कहाँ सहमत थे अमिताभ जी से? थोड़ा सा मैं बिल्कुल असहमत हूँ। आप अमिताभ जी बात कर रहे थे आवारा पूंजी पर अंकुश लगा है, मैं कैसे मान लूँ? यही राजनीतिक लोग, मैं नहीं कह रहा हूँ भाई, अभी स्टिंग वगैरह हुए तो जो प्रतिनिधि होते हैं उन्होंने कहा कि पिछली बार 20 करोड़ खर्च किया था, तो आज 30 करोड़ खर्च होगा। भाई अगर ये अंकुश लग गया, ये सब खत्म हो गया, तो 20-30 करोड़ रुपए वो आवारा पूंजी नहीं है क्या? वो कहाँ से पैसा आ रहा है, उसका कोई हिसाब किताब है? नहीं है। और देखिए, अगर ईमानदारी से आप ये चाहते हैं, जो भी राजनीतिक दल हैं, जो राजनीतिक लोग हैं, आरटीआई के दायरे में क्यों नहीं आते हैं? आरटीआई के दायरे में सारे पॉलिटिकल लोग और सारी पॉलिटिकल पार्टियां एक हो जाती हैं, कहते नहीं हम आरटीआई के दायरे में नहीं आना चाहते। क्यों नहीं आना चाहते? जब पारदर्शिता की बात करते हैं तो फिर एक तरफ पारदर्शिता की बात इलेक्टोरल बॉन्ड को ले आते, पारदर्शी बना दे मोदी जी, और एक चीज और, कोई सारा संशय खत्म हो जाएगा। संशय कहाँ क्रिएट होता है? आज एक आम आदमी इलेक्शन नहीं लड़ सकता। राजनीति का व्यवसायीकरण हुआ है, राजनीति का अपराधीकरण हुआ है। एक गरीब आदमी, एक किसान, एक मजदूर, क्या आप सोच सकते हैं कि इस व्यवस्था में वो एक कैंडिडेट हो सकता है, वो इलेक्शन लड़ सकता है? ये संभव नहीं है। तो जब तक आम आदमी की सत्ता में भागीदारी सुनिश्चित न हो, इलेक्शन रिफॉर्म न हो, और जब तक, देखिए एक चीज और विडंबना, देखिए 90% पूंजी और संसाधन चंद मुट्ठी भर लोगों का कब्जा है। आप किस उसकी सुधार की बात करते हैं? सुधार एकदम से नहीं है, कहीं कुछ दिखे। देखिए मैं देखता हूं कि भी यही चुनाव आयोग था कि भी उसकी एक तूती बोलती थी, और जो खर्चा है उस पर अंकुश लगा, वो दिखने लगा था, वो रिफ्लेक्ट होता था कि भी हाँ, चुनाव आयोग इस देश में है जो निष्पक्ष चुनाव करा सकता है। निष्पक्ष चुनाव के लिए जो खर्चा है उस पर बैन लगा। आज उसको, संविधान को, चुनाव आयोग को ठेंगा दिखा के 20-30 करोड़ खर्च कर रहे हैं। कहां से ला रहे हैं आप? किस व्यवस्था की बात करते हैं? क्या सारी सुचता उस जनता के लिए है जो बिना दवा के मर रहा है, बिना रोजगार के मर रहा है? उससे आप कितनी उम्मीद है? दीपक जी से यही सवाल करते हैं, हम कितनी उम्मीद है? देखिए एक चीज और बता दूं मैं आपको, कि आप अपने अपने तरीके से परिभाषित जरूर कर देते हैं। एक में गिना दूं, ईवीएम की बात है तो भी ईवीएम जब जो सत्ता में होता है वो कहता है बहुत अच्छी है, जो विपक्ष में होता है बुरी है। बीजेपी विपक्ष में तब भी यही कहती थी। भी काले धन की बात, भी काले धन जब आप सत्ता पक्ष में आप उसमें मौन धारण कर लेते हैं, विपक्ष में आते ही मुखर हो जाते हैं। महंगाई की बात, जनता की बात, स्वास्थ्य की बात, शिक्षा की बात, रोजगार की बात, किसान की बात, ये सब कब याद आते हैं? ये जब आप विपक्ष में होते हैं तो लगता है कि आप किसान के साथ खड़े हैं, आप गरीब के साथ खड़े हैं, आप कहीं ना कहीं उन सबके साथ और बड़े आवाज बनने और ऐसी हैं। लेकिन सत्ता में आते ही वही किसान, वही मजदूर, वही जवान, वो सब आपको दुश्मन नजर आते हैं। दीपक भाई जी, दीपक भाई, जैसा उपाध्याय साहब ने प्रश्न उठाया, तो आपसे वही पूछना चाहता हूं कि आप राज्य की फंडिंग से चुनाव कराने जैसे आदर्शवादी कदम पर अमल करवाते तो बेहतर होता। एक राष्ट्रपति एक चुनाव से तो अप्रत्यक्ष रूप से आप राष्ट्रपति प्रणाली को लाने का प्रयास कर रहे हैं, और एक व्यक्ति की छवि के आधार पर पूरे देश में चुनाव लड़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो क्या यह उचित होगा? क्या ये नहीं होता कि आप राज्य के द्वारा दिए गए पैसों से चुनाव लड़ने जैसे चुनाव सुधारों को महत्व देते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो उनका कद वाकई में बहुत बड़ा होता? क्यों दीपक भाई? मैं अंशुमान भाई उसी बात पे आपकी आ रहा हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि हम लोगों के बड़े ही वरिष्ठ और बड़े सीनियर हमारे बड़े भाई आर.पी. उपाध्याय साहब को मैं सुन रहा था, इनकी बातों से बस मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि पिछले 5 सालों में ही ये सब चीजें हुई हैं जो आर.पी. उपाध्याय साहब कह रहे थे। एक को नहीं कहा मैंने, सभी क्षेत्र, देखिए सभी राष्ट्रीय दलों को पैसा चल गया, सभी राजनीतिकों, सभी राजनीतिक लोगों को चुनाव के अंदर ये हो गया। मैं उपाध्याय से बोलिए रखिए। देखिए, उपाध्याय साहब की बातों से ऐसा लगा जैसे 5 साल में ही नरेंद्र मोदी जी के राज के अंदर आते ही सब पूरा देश बिगड़ गया हो। लेकिन दीपक जी ऐसा भी कैसे मान लें कि रामराज जा गया? करेक्ट करिए, मैंने ये नहीं कहा। दीपक जी आप विश्वास दिलाइए कि रामराज जा गया।
नहीं, आज हम लोग कोई कदम बताइए। हम अब चालीसा छोड़ दें अगर हम देश लोग, की मोदी जी की, अंशुमान भाई, देश की जनता ने हम लोगों को दोबारा जिता के भेजा है, बड़े विश्वास के साथ देखिए भेजा है। 2 बार अभी- यूपीए को भी भेजा था, अभी भ्रष्टाचार चंद करके दिन हम निकल लोग- गए वो। अभी ऐसा मत भाई, कहिए। कुछ दिन हमें इसी दीजिए, हम लोग यूपीए को दूसरी इसी पारी देश के की थे। जनता ने जिताया था, जी, विदेशी अंशुमान जनता ने भाई, नहीं मैं जिताया था। बिल्कुल ठीक कह रहे, इसलिए अंशुमान भाई, बार बार उस अहंकार को आप प्रदर्शित करने कुछ से दिन बेहतर हम है लोगों को विनम्रता। दीजिए, आपके आगे देखेंगे जो काले धन वाले लोग हैं, कुछ भाग गए और कुछ भगा दिए जाएंगे और फिर 20-30 पकड़ के करोड़ उनको खर्च के लिए कहाँ से जेल में आएगा? डाला जाएगा। काले धन वालों को किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। वो तो आपको देश के इलेक्टोरल बॉन्ड से दलालों को चंदा देते जेल हैं। में बंद कर रखा है नरेंद्र मोदी जी ने, और जो देश के साथ गद्दारी करते थे उनको रोज डे बाई डे सबकी पेशियां चल रही है। देखिए, आज काले से धन का पहले स्रोत क्या है? देश के अंदर देखिए, अच्छा मुझे कभी बता दें, एक किसी मिनट बड़ी मछली के थोड़ा ऊपर सा हाथ नहीं डाला थोड़ा सा गया। ब्रेक ले लें, जी, जी। देख लें जरा। उपाध्याय मैं साहब, पूछ लूं, एक छोटा सा प्रश्न है। मुझे तो देखिए, अगर ये सब आप- पारदर्शिता आ जाएगी, आजकल कांग्रेस पार्टी 20 या ने 30 करोड़ कहां से तो लेके आएंगे? प्रवक्ता को रोक लगा रखी है, नहीं, लेकिन मैं मुझे प्रवक्ता आपको की देख मुझे लगा कोई- कि मुझे नहीं, मुझे कांग्रेस कोई- पार्टी के भी प्रवक्ता नहीं। बैठे, अच्छा लगा नहीं नहीं उपाध्याय नहीं, साहब। अच्छा लगे या बुरा लगे, मैं तो जो प्रश्न है, नहीं, जो नहीं, ज्वलंत देखिए, समस्या है उसकी बात कर रहा था। दीपक भाई, ये आप एक कांग्रेस करती थी और उसको उसका अंजाम मिला। उनको भी 2 टर्म मिले थे, आपको भी मिले हैं, आपको 3 टर्म अभी नहीं मिले हैं। इसलिए आप लोग वो विनम्रता और शालीनता बनाए रखें। पत्रकारों को, प्रश्न करने वालों को कांग्रेसी समझ रहे हैं, तो आप कांग्रेस का भला कर रहे हैं। खैर चलिए, ये आपकी राजनीतिक रणनीति भूल है। अभी चंद दिन हुए हैं, कल एक अपना सेशन कल से शुरू हुआ है, अभी चंद दिन हुए सरकार को बने हुए, अभी हम लोगों को काम करने दीजिए। मेरा ही देश के कहना है कि प्रधानमंत्री चुनाव को सुधार काम पे करने चर्चा होती दीजिए। है। अभी यही प्रॉब्लम आती है कि विपक्ष के लोगों की, अरे एक अच्छी बात कह दी प्रधानमंत्री जी ने, सब तिलमिला जाते हैं। नहीं, अच्छी बात तो ये भी थी कि संसद को न चलने देना भी देश हित में होता है, वो भी एक अच्छी बात थी, वो भी अच्छी बात थी। संसद को न चलने देना देश हित में होता है। और आज देखिए कहा था, कितने पैरामीटर कैसे चेंज होते हैं, कैसे चेंज होते हैं पैरामीटर। देखिए कि आज संसद चलना अभी देश हित में, तो ये कहाँ है? मतलब वो सच है या ये सच है? देश हित में कहा था सुषमा जी ने। मैं बोल रहा हूं, वो सच था या ये सच है? चलिए, मैं द्विवेदी जी से इस पर प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा। द्विवेदी जी, क्या आपको रसास्वादन कर रहे हैं हम लोगों की चर्चा का? तो बताइए आपकी क्या प्रतिक्रिया जी। बिंदु बड़े साफ निकल के आए। जी, राज्य और केंद्र के चुनाव एक साथ कराना आइडियल कंडीशंस में तो बहुत अच्छा है, लेकिन जैसा कि अभी उपाध्याय जी की शंका थी और जिस पर प्रतिक्रिया अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी ने दी, दोनों में पोल्स का डिफरेंस है। जो क्रॉनिक कैपिटलिज्म की बात आपने की थी, आपने चुनाव में स्पष्ट रूप से देखा होगा कि कितना पैसा खर्च हुआ, हर चीज टेलीवाइज हुई है, हर चीज जो है कैमरे में रिकॉर्डेड है। आप एक कॉन्स्टिट्यूएंसी का एनालिसिस कर लीजिए तो आपको स्वतः में स्पष्ट हो जाएगा कि किस प्रकार से पैसे का दुरुपयोग राजनीतिक दल कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी दल हो। अब राष्ट्र के हित में आवश्यक ये है कि ये पैसा बजाय राजनीतिक अपने स्वार्थ के लिए लगाया जाए, इसको राष्ट्र के विकास के लिए लगाया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। और ये तभी उसी की शुरुआत है सर। उसकी शुरुआत के लिए कोई इलेक्शन का प्रचार नहीं होना चाहिए, कोई मीडिया नहीं होना चाहिए, एक लिस्ट जारी होनी चाहिए, ये पर्सन है इलेक्शन में खड़े हुए हैं, आप जिसको अच्छा चाहें, ये उसकी जीवनी है, ये उसका इतिहास है, खत्म हो जाए। महीने में जो एक इलेक्शन आके खड़ा हो जाता है, जिसमें देश की मासूम जनता का पैसा लगता है, देश की जनता के हित के लिए ये बड़ा कदम, वो पैसा लगना बंद हो जाए। मैं तो ये कहता हूँ पैसे का खर्च ही नहीं, जीरो हो जाए जी। भाई। एक जो चाय वाला है, जो मजदूर है, जो दिहाड़ी मजदूर है, वो भी इलेक्शन लड़ सके, ऐसी व्यवस्था बनाई जाए। पैसे का मतलब ही नहीं है, पैसा खर्च ही ना हो। यानी मैंने नॉमिनेशन फाइल कर दिया, मेरा कोई पैसा खर्च नहीं होगा, ना मैं टीवी में प्रचार करूंगा, ना मैं अखबार में प्रचार करूंगा, सिर्फ करूंगा अपने बारे में बताऊंगा कि मैं ये पर्सन हूँ, मेरी ये क्वालिफिकेशन है और ये मेरा जीवन है, सार्वजनिक जीवन है, खत्म। उसके बाद कोई रैली नहीं करूंगा, कोई झंडा नहीं, कोई झंडा नहीं। उपाध्याय जी, जी हाँ बताइए। अंशुमान जी, मैं इसमें एक बात सजेस्ट करना चाहूंगा कि ये इसकी ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए सबसे जरूरी ये है कि सभी राजनीतिक दल अपने को आरटीआई के दायरे में लाएं, जो चुनावी चंदा इकट्ठा करते हैं वो सार्वजनिक करें स्रोत बताएं। और
लेकिन उसके लिए कोई भी राजनीतिक एक भी, सारे एक हो जाते हैं फिर। वहां तैयार पक्ष नहीं विपक्ष है। नहीं रहता, अपनी सुख सुविधाएं, अपने वेतन भत्ते बढ़ाने, अपनी चलिए, मैं पेंशन अमिताभ बढ़ानी जी है, से- वो सब उपाध्याय एक जी- है। उपाध्याय जी, अमिताभ जी से एक अंतिम जो विश्लेषक की टिप्पणी होती है, अंतिम बहुत 30 सेकंड वाली मैं चाहूंगा। अमिताभ भाई, भ्रष्टाचार पे रोक लगेगी कि नहीं इस हालत में? बल्कि और भ्रष्टाचार के लिए एक राष्ट्र एक चुनाव किया जा रहा है, तब तो और हिसाब रखना मुश्किल हो जाएगा इस क्रोनी कैपिटलिज्म का, इस आवारा पूंजी का। बताइए, अंतिम आप प्रतिक्रिया जाहिर कि भ्रष्टाचार पे रोक लगेगी क्या, जो नारा है इसके पीछे, एक राष्ट्र एक चुनाव के पीछे? मुझे लगता है कि जब एक ही दौर में चुनाव हो जाएगा और बार बार चुनाव नहीं होगा तो राजनीतिकों को बार बार व्यापारियों से पैसा नहीं मांगना पड़ेगा, ना ही वो अंदर खाने कुछ ज़्यादा उनसे डिमांड कर पाएंगे। एक ही बार में बहुत- वसूली हो जाएगी और एक ही बहुत बार में अंतर सारी है। नीतियों नहीं, पर अमल हो ऐसा जाएगा। नहीं होता। आपको मैं छोटी सी बात बता दूं, इस बार इलेक्शन में मैं नहीं जानता कि इतने करोड़ का लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं। मैंने कई सांसद क्षेत्रों में देखा है, लोकसभा इलेक्शंस में, हर मोहल्ले में जो ऑफिस बना करते थे, हर मोहल्ले के 20-25 लड़के रात को दारू पिएंगे, खाना खाएंगे और मोटरसाइकिल पे दंदनाते घूमते थे। इस इलेक्शंस में वो दृश्य नहीं देखने को मिले। 4-5 कॉन्स्टिट्यूशन में ज्यादा जगह नहीं किया। मीडिया ने दिखाया कि रात में 500-500 हजार देके वो इलेक्शन की स्याही लगाते गए, पैसे जरूर दिए होंगे, पड़ गया। पैसे चलिए, जरूर चलिए, दिए होंगे। मैं मीडिया नहीं दिखाया, मैंने नहीं अमिताभ दिया। जी, नहीं, इतने पैसे नहीं थे कि हर मोहल्ले में ऑफिसेस खुले, जो पहले हर जगह खुलते थे। चलिए। हर मोहल्ले में हर पार्टी का देखिए, कार्यालय खुल जाता था, खाना पीना नहीं, और लड़कों की मस्ती का बहुत सारा। नहीं, बंदी हो जाना अमिताभ भाई, चाहिए। शैलियां बंद है। बदल गई, आप शैलियां मानते बदल हैं आम गई। आदमी बदली की हो, सत्ता में उपाध्याय भागीदारी जी, होगी, उपाध्याय एक गरीब जी। आदमी इलेक्शन लड़ पाएगा, ऐसी व्यवस्था क्या बन पाएगी? ये जरूरी है, मैं ये बस जरूरी है। आज समयाभाव है। उस व्यवस्था को बनवाइए ना। अंशुमान भाई, मोदी जी की गवर्नमेंट में एक ऐसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को मंत्री बनाया, बड़ा अच्छा लगा, जो बड़ा अच्छा लगा कि वो बिल्कुल एक सज्जन है। चलिए, आप चलिए, बात मैं देखिए, आज समय देखिए, का मैं इतने उपाध्याय जी, लोकसभा में एक गरीब का चुन के आना अरे, और सारी अरे, योजनाएं गरीबों के हमारे लिए, तो उपाध्याय देश जी, के हमारे तो देश सब के गरीबों के लिए प्रधानमंत्री काम गरीब कर रहे हैं। परिवार से और सर, कौन पहुंचा? उससे बड़ा एक क्या हुआ? व्यक्ति, हमारे उपाध्याय जी, हमारे देश के देखिए, प्रधानमंत्री हमारे तो देश चाय बेच चलिए उपाध्याय जी, आज समय कम, इस विषय पे फिर हम लोग इकट्ठा होंगे, फिर एक बार बैठेंगे। आज बेबाक बहस में इतना ही। कई एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर आज हमने जो चर्चा की, वो भारतीय संविधान और संसदीय लोकतंत्र की एक अलग पहचान को लेकर चर्चा की, जहां पर राज्य और केंद्र के रिश्ते बराबरी के हैं और लोकतंत्र के सभी स्तंभ एक दूसरे पर नजर बनाए हुए हैं। वहीं क्षेत्रीय दल हमारी लोकतंत्र की मजबूती की पहचान है। ऐसे में ऐसी कोई भी कोशिश जिससे व्यवस्था के एक अंग को मजबूत और दूसरे अंग को कमजोर होने का खतरा हो, तो ऐसी कोशिश पर सवाल उठाना या उठना लाजिमी है। स्वस्थ लोकतंत्र से ही देश में बहुसंख्यकवाद पर लगाम लग सकती है और विधिवत और विविधता में एकता बरकरार रह सकती है। बेबाक बहस में आज इतना ही। इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं किसी नए मुद्दे के साथ। धन्यवाद।